भारतीय टीम के सामने न्यूजीलैंड की चुनौती है चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में। आज थोड़ी दोनों टीमों की तुलना करेंगे कि किस टीम की क्या ताकत क्या कमजोरी। एक तरफ मॉडर्न मास्टर है तो सामने केन विलियमसन मौजूद हैं, जड्डू है, अक्षर पटेल हैं, कुलदीप यादव हैं। सामने वाली टीम की स्पिन थोड़ी कमजोर है लेकिन मिचेल सेंटनर वहां पर भी मौजूद है। तेज गेंदबाजी में मैट हेनरी खेलेंगे नहीं खेलेंगे, इट्स स्टिल अ मिथ, इस पर बात करेंगे। दूसरी जानिब पाकिस्तान के कैंप की अगर बात की जाए तो रात के पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने प्रैक्टिस की, एहसानुल्लाह भी वहां पर मौजूद थे, शाहीन शाह अफरीदी ने बल्लेबाजी में भी छक्के लगाए। उसके साथ साथ अगर बात की जाए तो जो पाकिस्तान के नए लड़के हैं वो काफी एक्टिव और एग्रेशन में नजर आए, उन पे भी बात करेंगे। देयर इज अ लॉट टू टॉक अबाउट, क्योंकि मोहम्मद आमिर ने कह दिया कि मैं आईपीएल के लिए अवेलेबल हूं और आरसीबी के लिए खेलना चाहता हूं। मतलब इतनी सारी स्टोरीज है, लेकिन सबसे पहले क्योंकि मुकाबला बड़ा है, वो बड़ा मंच है चैंपियंस ट्रॉफी का। चैंपियंस कौन बनेगा, चैंपियंस ट्रॉफी का चैंपियंस नहीं बल्कि चैंपियंस ट्रॉफी का चैंपियन कौन बनेगा, इस पे बात करेंगे। क्योंकि एक तरफ भारत है, पवल दावेदार है, कोई मुकाबला हारे नहीं है इस टूर्नामेंट में, तमाम बॉक्सेस टिक है। लेकिन सामने न्यूजीलैंड है और न्यूजीलैंड ने भारत को आईसीसी नॉकआउट मैचेस में हराया है। दोनों टीमों के दरमियान अब तक 4 मैचेस खेले जा चुके हैं, जिनमें से एक नॉकआउट मैच सिर्फ इंडिया जीता है, जबकि 3 में न्यूजीलैंड फाते रहा है। ओवरऑल अगर बात की जाए ओडीआईज में तो भारत का पलड़ा बहुत ज्यादा भारी है, लेकिन जब आईसीसी इवेंट्स में बात आती है तो पिछले 19-20 साल में सिर्फ 2 मरतबा हराया भारत ने न्यूजीलैंड को। लेकिन क्या अब तारीख बदलेगी, क्योंकि अब मॉडर्न मास्टर दोनों दफा जीत और न्यूजीलैंड के बीच खड़ा था, चाहे वो 2023 का वर्ल्ड कप हो या फिर 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी। मोहम्मद शमी का भी बहुत अहम रोल रहा था। अब असल में टीमों की तरफ आते हैं। देखिए, टीम इंडिया की अगर ताकत की बात करें तो एक बार फिर कहूंगा कि गेंदबाजी उनकी ताकत रहने वाली है। क्यों? क्योंकि सामने वाली टीम में केन विलियमसन है, वहां पर डेरिल मिचेल है, रचिन रविंद्रा, ये 3 खिलाड़ी बहुत अहम है उनके लिए, और बीच में टॉम लेथम आ जाते हैं और ग्लेन फिलिप्स आ जाते हैं। अब ग्लेन फिलिप्स क्योंकि तेज फिनिश करना जानते हैं तो ऊपर से आपको सिर्फ स्टार्ट की जरूरत है। ऊपर अगर आप न्यूजीलैंड की अगर बात की जाए तो वो भारतीय स्पिनर्स को अगर सिंगल डबल की तरह खेल जाते हैं, मतलब रन बॉल भी खेल जाते हैं, या इवन 4-5 की एवरेज या 4-5 के रन रेट से भी खेल जाते हैं, तो फिर डेरिल मिचेल तो काम संभाल देंगे। उनका काम तो मतलब इजी टू सॉल्व है ना उनका काम, क्योंकि ऊपर से अगर आप विकेट नहीं गिरने देते, केन विलियमसन खेलते रहते हैं, डेरिल मिचेल के साथ पार्टनरशिप लगती है, नहीं लगती उनके साथ तो रचिन रविंद्रा या टॉम लेथम के साथ लग जाती है, तो फिलिप्स तो आपके पास मौजूद हैं, ब्रेसल भी ठीक ठाक काम कर लेते हैं। अब यहां पर क्या आएगा, यहां पर वरुण चक्रवर्ती की वो फिरकी जो पिछली बार जब न्यूजीलैंड के साथ ग्रुप मैच था तो पकड़ी नहीं गई थी, वो प्ले में आएगी। फिर जड्डू, अक्षर और कुलदीप यादव किस तरह की गेंदबाजी करते हैं, ये देखना होगा। ये बैटल ऑफ द मैच होगा मेरे लिए। जो भी टीम इस बैटल में जीत जाएगी, अगर भारत के स्पिनर्स ने न्यूजीलैंड की बैटिंग को फंसा लिया, 2-3 विकेट ले गए बीच में, तो मुझे ऐसा लगता है भारत मुकाबले में आगे भाग जाएगा। और अगर न्यूजीलैंड ने ये ओवर्स निकाल लिए तो मे भी न्यूजीलैंड भारत से थोड़ा आगे भाग जाए इस मुकाबले में। ये तो बैटल रहने वाला है। अब अगर केन विलियमसन से जान छुड़ानी है तो क्या करना होगा। शुरू पर एक तो जब उनके विल यंग ओपनर आएंगे तो मोहम्मद शामी पर नजरें होंगी कि वो किस तरह की गेंदबाजी करते हैं। मुझे लगता है टीम इंडिया एक दफा फिर 4 स्पिनर्स के साथ जाएगा तो हर्षित राणा की जरूरत पड़ेगी नहीं, तो हार्दिक पांड्या एक छोर संभाले रखते हैं, वो अपना काम करते रहते हैं, गेंद को तीसरे चौथे स्टंप पर करने की बार बार कोशिश करते हैं, ललचाते हैं थोड़ा, वो उसी तरह से गेंदबाजी करेंगे। मोहम्मद शामी पर नजरें होंगी क्योंकि वो नए गेंद के साथ बाहर आउटस्विंग भी करना जानते हैं, गेंद को अंदर की तरफ भी लाना जानते हैं, और शामी की गेंद जो तेज अंदर की तरफ आती है वो बड़ी डेडली होती है। तो शुरू पर अगर शामी विकेट चटकाते हैं तो फिर बीच में स्पिनर्स का वही अहम रोल होगा। मुझे लगता है वरुण चक्रवर्ती विल बी द एक्स फैक्टर अगेन, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती को ज्यादा खेला नहीं है इन बल्लेबाजों ने, और आईपीएल में भी उतनी बार सामना हुआ नहीं, तो वरुण चक्रवर्ती विल बी द एक्स फैक्टर। और उसके साथ साथ जड्डू और अक्षर पटेल खास इसलिए है मेरे लिए क्योंकि विकेट टू विकेट गेंदबाजी करते हैं, ज्यादा उछाल नहीं देते गेंदों को। और दुबई की जो लो पिच है, स्लो बाउंस वाली पिच है, उस पिच के बारे में आपको बता दूं कि एक दफा वही पिच इस्तेमाल होगी जो पाकिस्तान और इंडिया के मैच में इस्तेमाल की गई थी, तो यानी बाउंस उतना ज्यादा होगा नहीं, धीमे बाउंस वाली और धीमी रफ्तार वाली वो पिच होगी। इब्रार को खेलना मुश्किल हुआ था, लेकिन मॉडर्न मास्टर ने संभाल, यानी विराट कोहली ने संभाल लिया था। अब बल्लेबाजी पे आऊंगा, ये पहला बैटल होगा भारतीय स्पिनर्स का और न्यूजीलैंड बैटर्स का। उसके साथ साथ अब मुझे ऐसा लगता है कि टीम इंडिया की जो दूसरी ताकत रहने वाली है वो, अगर टीम इंडिया टॉस हार जाती है और वो चेज करने आती है तो फिर मुश्किलात होंगी, क्योंकि इस पिच पर ये लिखित में देता हूं, लिख लीजिए कि इस पिच में जो टीम टॉस जीतेगी वो बल्लेबाजी के लिए जाएगी, और अगर 270-280 रन बन जाता है तो वो टीम मुकाबले में बहुत आगे चली जाएगी। तो कोशिश हर टीम की यही रहेगी। वैसे भारत पिछली 13 से 13 टॉस से हार चुका है, लेकिन मुकाबले जीत रहे हैं, मतलब क्या फर्क पड़ता है। रोहित शर्मा टॉस अपने को जीतने का नहीं और मुकाबला अपने को हारने का नहीं, इस तरह की कुछ सोच रही है, लेकिन ये बड़ा मुकाबला, इसमें टॉस थोड़ी सी अहम जरूर होगी। ठीक है, भारतीय टीम जैसी जो टीम होती है, जो चैंपियन टीम
होती है टीम इंडिया जैसी जिसका कद इतना बड़ा होता है, उन्हें टॉस से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्योंकि मुकाबला इतना अहम है कि यहां छोटी छोटी चीजें मैटर करेंगी। एक चीज मैं आपको और बताता चलूं कि ये फाइनल मार्का वो टीम नहीं जीतेगी जो अच्छा खेलेगी, ये टीम वो मुकाबला जीतेगी जो कम गलतियां करेगी। तो कम गलतियों में शायद कहीं ना कहीं टॉस का भी रोल होगा। तो अगर टॉस जीत जाती है तो पहले भारतीय टीम बल्लेबाजी करती है, 270 बना देती है, तो फिर वरुण चक्रवर्ती हो गए, मोहम्मद शामी हो गए, मतलब जितने भी गेंदबाज है चाहे स्पिनर्स हो, वो संभाल लेंगे न्यूजीलैंड को। लेकिन अगर चेज करना पड़ गया तो फिर क्या होगा, फिर रोहित शर्मा तो उसी अवतार के साथ खेलेंगे। आप रोहित शर्मा को नहीं कह सकते कि थोड़ा वक्त लें, रोक संभाल कर खेलें, मतलब वो चीज रोहित शर्मा आज से 3-4 साल पहले ना छोड़ के आ चुके हैं। खास तौर पर जब से कप्तान बने तो वो थोड़ी वो जो एक अना होती थी ना, वो कहते हैं कि सेल्फलेस जो नेस होती थी, उसको साइड पे कर दिया। भाई सेल्फिश रहना ही नहीं, अपने को टीम के लिए खेलना, तो उसी तरह से खेलेंगे। अगर चल गए तो 60-70 रन जल्दी आ जाएंगे, अगर नहीं चलते पिछले मुकाबले की तरह तो वो आउट हो जाएंगे। तो फिर गिल और विराट कोहली और केएल राहुल और श्रेयस अय्यर, ये 4 वो खिलाड़ी होंगे जिनको टिक कर खेलना पड़ेगा। और विराट कोहली की पहले बात करते हैं, क्योंकि मॉडर्न मास्टर है, बड़े मैचेस में रन बनाना आता है इस खिलाड़ी का। इस फॉर्मेट में ओडीआई क्रिकेट में कद बढ़ जाता है, मतलब आज से 20 साल बाद भी खिला दे, आउट ऑफ फॉर्म हूं जो हूं, T20 टेस्ट साइड पे कर दीजिए। ओडीआई फॉर्मेट में जब ये खिलाड़ी आता है तो इसके आसपास कोई नहीं भटकता, क्योंकि उस लेवल का खिलाड़ी है, उस शैली में इस खिलाड़ी का नाम आता है। तो विराट द रन मशीन कोहली, एक बार फिर उन पर नजरें होंगी। न्यूजीलैंड के खिलाफ आंकड़े अच्छे हैं, तो फिर जिस तरह वो एक्चुअली में खेल रहे हैं ना स्पिन को, अब स्पिन को खेलने का बड़ा खास तरीका विराट ने उठाया। पहले अगले कदम पर आकर खेलते थे, आउट हो जाते थे, आजकल गेंद को फुल टर्न होने देते और आखिरी मौके पर खेलते हैं, और फिर जब अगले कदम पर आते हैं तो गेंद को पड़ते ही खेलने की कोशिश करते हैं। सेंटनर के अगेंस्ट वो बैटल जो होगा वो मैच डिफाइनिंग बैटल होगा। विराट कोहली रन्स बनाना जानते हैं और बड़े मैचेस में वो माइंडसेट की गेम्स खेलते हैं। ऐसा नहीं है कि वो स्किल सेट प्ले में नहीं आता, पर वो जब माइंड से गेम खेलते हैं तो थोड़ा सा मुकाबले में आगे भाग जाते हैं। फिर श्रेयस अय्यर कमी महसूस नहीं होने देते किसी भी बड़े खिलाड़ी के बीच में, विराट के साथ पार्टनरशिप लगाते रहते हैं। खेलने का अंदाज अलग है, बड़े शॉट्स खेलना जानते हैं, सिंगल डबल्स करना जानते हैं। फिर केएल राहुल जब मौका मिला परफॉर्म किया है। ये बीच में अगर ये जो 4 खिलाड़ी मैंने आपको गिनाए, इंक्लूडिंग शुभमन गिल, विराट कोहली, क्योंकि रोहित शर्मा तो मतलब दूसरे अवतार के साथ खेलेंगे, तो विराट कोहली, शुभमन गिल, केएल राहुल और श्रेयस अय्यर अगर थोड़ा सा मुकाबला आगे लेकर जाते हैं और हार्दिक पांड्या को फिर उसी अवतार से, उसी तरह से, उसी लेवल से बल्लेबाजी करनी होगी जो एक्स फैक्टर उनका हमेशा से रहा है। पिछले 2-3 मैचेस में भी बड़े शॉट्स खेलना शुरू हो गए। दुबई की पिच पर सच बता रहा हूं कि इतना आसान नहीं है, पर खड़े खड़े छक्का मार रहा है बंदा यार, तो मतलब फिनिश करना उनको भी आता है। तो टीम इंडिया के बॉक्सेस तो टिक हैं, सामने वाली टीम से सिर्फ सेंटनर से बचकर रहना होगा। बाकी गेंदबाजी को मैट हेनरी, चांसेस यही है कि शायद वो खेल जाए मुकाबला, हालांकि अभी तक कोई खबर नहीं आई। ये भी एक खबर के मुताबिक वो जो उनकी असेसमेंट है वो जारी है और ये टास्क के वक्त ही शायद आपको पता चले। तो अगर खेल भी जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि फास्ट बॉलिंग को उतनी कोई ज्यादा मुश्किलात होंगी, संभाल लेंगे शुरू पर। और विराट कोहली तेज गेंदबाजी को इस पिच पर जो थोड़ी सी धीमे बाउंस वाली या धीमी पेस वाली पिच होती है वहां पर निकाल लेते हैं। तो फिर स्पिनर से बचना होगा, जिनमें सबसे सफे अव्वल के स्पिनर हैं सेंटनर और इयन स्मिथ भी ठीक ठाक गेंदबाजी करते हैं। अब एक्स फैक्टर दोनों टीमों का एक पिक करना है। मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड की तरफ से मिचेल सेंटनर विल बी द एक्स फैक्टर। विकेट लेना लें, वो 3-4 के इकोनॉमी रेट से गेंदबाजी करेंगे। और भारत की जानिब से आई विल पिक विराट कोहली, नॉट इसलिए कि उनका नाम बड़ा है, लेकिन इसलिए कि बड़े मैचेस में रन्स बनाना आते हैं विराट द कोहली को। ये चुनौती मुश्किल जरूर है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि टीम इंडिया ये मुकाबला जीत जाएगी। आपको क्या लगता है जरूर बताइएगा। पाकिस्तान के कैंप की तरफ चलते हैं, लेकिन सबसे पहले आमिर की स्टोरी डिस्कस करते हैं। आमिर ने कहा है कि 2026 से मैं IPL के लिए अवेलेबल हूंगा और मेरी ख्वाहिश है अगर मौका मिलता है तो मैं RCB की जानिब से खेलूं। अभी एक कहानी क्या है, कैसे उनको मौका मिलेगा। आमिर की जो बेगम है नरजिस, उनका ताल्लुक है क्या कहते हैं यूके से, यानी इंग्लैंड से। तो आमिर क्योंकि पिछले कुछ अरसे से यूके में ही रह रहे हैं और उन्होंने अपना वो असाइलम जो क्या कहते हैं उसको नेशनलिटी के लिए अप्लाई किया था, विच इज स्पोज वीज़ा के थ्रू। तो स्पोज वीज़ा के थ्रू उनको वो मिल जाता है और फिर उसके बाद 2026 से उनको यूके की नेशनलिटी मिल जाएगी, जिसके बाद वो IPL खेलने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। इट्स टू अर्ली, लेकिन आई होप कि BCCI उनको मौका देगा। मतलब ना भी दे तो मतलब ये ना सेंस चीज़ है ना कि वो पाकिस्तान का टैग उनसे उतर जाएगा तो वो खेल सकते हैं। और वी शैल फाइंड आउट कि वो किस तरह खेलते हैं। पाकिस्तान के कैंप में कल देर गए पाकिस्तान की ट्रेनिंग हुई। ओपनिंग के लिए मोहम्मद हारिस ने कहा है कि मैं खेल रहा हूँ, अपनी मेहनत कर रहा हूँ, सिलेक्टर्स पे है या टीम पे है कि मुझे कब मौका दिया जाएगा। शाहीन शाह अफरीदी ने भी जमकर प्रैक्टिस की। पाकिस्तान क्रिकेट टीम अजराय के मुताबिक एक्टिव नजर आई, जल नजर आई। वो जो हारने का दुख था ना, वो जो परेशानी सी मायूसी थी उसको छोड़कर थोड़ा खिलाड़ी वो थोड़ा जोश और बलबले के साथ खेलते हुए नजर आए, क्योंकि पाकिस्तान में अभी सर्द जंग चल रही है। वो पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर्स हों, पाकिस्तान के मौजूदा क्रिकेटर्स हों, बाबर आजम के फादर हों,
कल वाली 2-3 वीडियोस अगर मेरी आपने पिछली देखी है तो मेरे पूरी डिटेल में कहानी बताई है और सबकी रिस्पेक्ट है, चाहे वो लेजेंड्स हों हमारे, मतलब उन जैसी गेम तो शायद किसी ने खेली ही नहीं, या फिर मौजूदा क्रिकेटर्स हों, दे आर आल्सो ओवर प्राइड्स, दे आर आल्सो ओवर हीरोज। तो फिर हर बंदे की रिस्पेक्ट अपनी जगह है, लेकिन सर्द जंग जो चल रही है उसको मैंने एनालाइज किया और इस सब में न्यूजीलैंड का दौरा आ रहा है, जिसके बाद शायद आपको सिलेक्शन कमेटी भी अपनी जगह ना दिखे और ये एक कहानी कुछ इस तरह से जा रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट, मुझे ऐसा लगता है कि सलमान अली आगा की कप्तानी में एक नई टीम आपको दिखेगी। ये यंग टीम है, ये लड़ती झगड़ती टीम आपको नजर आएगी। रात के ट्रेनिंग कैंप से मैंने जो असेसमेंट लगाई है वो यही लगाई है कि भले ही आप न्यूजीलैंड से हार जाएं, भले ही नतीजा जो मर्जी हो, लेकिन ये टीम आपको लड़ती और झगड़ती हुई नजर आएगी। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, गला मेरा थोड़ा सा वो हो गया, आपको अंदाजा हो रहा होगा। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप मुझे कहां से देख रहे हैं।